नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जयश्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी कांच के फूल। जयश्री रॉय हिंदी साहित्य पटल का एक चमकता सितारा है। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी कांच के फूल। हिया ने फेसबुक से लॉग आउट किया और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। नील और जनोबी भी दोनों ऑनलाइन हैं, जरूर चैट कर रहे होंगे। सबीना ठीक कह रही थी, दोनों के बीच इन दिनों कोई चक्कर चल रहा है। नील जेनोबी का हर पोस्ट लाइक कर रहा है, पिक्स पर कमेंट्स दे रहा है। उस दिन तो उसकी कविता भी अपने वॉल पर शेयर किया। ओह गॉड, क्या नील मेरे साथ सचमुच टू टाइमिंग कर रहा है? सोच सोच कर उसका दिल डूबा जा रहा था। नील और वो 3 महीने से साथ हैं, दूसरे शब्दों में सीइंग ईच अदर। उससे पहले रॉनी के साथ एक छोटा सा अफेयर। वैसे उसमें नथिंग वाज सीरियस, कह सकते हैं पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। नील भी उन दोनों अपने एक्स को भुलाने की कोशिश में था। दोनों कुछ कदम साथ चले तो लगा रास्ता आसान हो रहा है, मगर अब हिया कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। इतने सारे डेट्स, KFC, डोमिनोज, आइनॉक्स। इस बार के नेवी बॉल में भी तो वही उसका डांस पार्टनर रही। दोनों ने बेस्ट डांसिंग कपल का खिताब जीता। सभी कह रहे थे उनकी जोड़ी बहुत जचती है। तब तो नील भी कितना खुश था उसके साथ। सारा कसूर जेनोबी का है। शी इज़ ए रियल बिच। हर हैंडसम लड़के पर डोरे डालती है। पढ़ना लिखना तो है नहीं, सारा दिन कॉलेज कैंटीन में बैठकर आवारा लड़कों के साथ हा हा हू करती रहती है। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। जाने उसमें क्या है कि लड़के भी मधुमक्खी की तरह उसके पीछे पड़े रहते हैं। रोते हुए ही जाने कब उसे नींद आ गई थी। मोबाइल के मैसेज अलर्ट से चौंक कर उठी थी। डिस्प्ले स्क्रीन पर नील का नाम चमक रहा था। विकल्प में जाकर उसने मैसेज खोलकर पढ़ा था, मिसिंग यू बेबी। झूठा मक्कार। अपना निचला होंठ काटते हुए उसने किसी तरह अपनी रुलाई रोकी थी। मुझे मिस कर रहा है और उस चुड़ैल से चैट कर रहा है। शायद वो समझ रहा है कि उसे उसकी करतूत का कुछ पता ही नहीं है। फेसबुक पर वो ऑनलाइन नहीं हुई थी, ऑफलाइन रहकर ही दोनों पर नज़र रख रही थी। थोड़ी देर बाद नील का दूसरा मैसेज आया था। चुप क्यों हो? उसने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन बंद कर दिया था। तभी उसकी माँ दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। हिया, पढ़ रही हो कि वही फेसबुक पर बैठी हो? परीक्षा को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। पिछली बार अर्थशास्त्र में फेल होते होते बची हो, याद है ना? अर्थशास्त्र? आ गई उपदेश झाड़ने। मन ही मन चिढ़ते हुए उसने मुंह बनाया था। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, समझी? यहाँ सब अंग्रेज हैं। माँ ने झुंझला कर दूध का गिलास टेबल पर रख दिया था। कितनी बार कहा इनसे परीक्षा के समय इंटरनेट का कनेक्शन बंद कर दे, सबके सब बिगड़ते जा रहे हैं। बाप उधर अखबार या टीवी में सर डाले बैठा है, बेटा का रात दिन क्रिकेट, IPL और बेटी को फेसबुक से फुर्सत नहीं। रह जाती हूँ बस एक मैं। माँ, तुम फिर शुरू हो गई, मुझे पढ़ने दो। हिया ने झल्ला कर कहा तो वे, हाँ जाती हूँ, पता है कितना पढ़ना है, कहकर बड़बड़ाती हुई चली गई थी। उनके कमरे से बाहर जाते ही उसने उठकर ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना चेहरा देखा था और चीख उठी थी। ओह गॉड, ये मुहासा तो पक गया, कितना गंदा दिख रहा है। उस दिन नील कह रहा था आई हेट पिंपल्स, सक्स। अब क्या करूं? उसे फिर रोना आने लगा था। बाल सीधे करने हैं, नेल पॉलिश लगाना है, स्नग फिट जीन्स भी अभी तक सूखा नहीं। आईने में खुद को निहारते निहारते जाने कितनी बातें उसे एक साथ परेशान कर रही थी। टेस्ट खत्म होते ही जिम ज्वाइन करूंगी, जीन्स टाइट होने लगी हैं। उस दिन राघव फैट सो कहकर चिढ़ा रहा था, और इस सांवलेपन का तो कोई इलाज नहीं। 5 साल से शायद 500 ट्यूब निचोड़ डाले, मगर इन गोरे रंग का दावा करने वाले क्रीम्स का कोई असर नहीं, सब झूठे मक्कार। सोचते हुए उसने क्रीम का ट्यूब उठाकर कमरे के कोने में फेंक दिया था। इसी गोरी रंगत की वजह से वो चुड़ैल जैनो भी सारे लड़कों की फेवरेट बनी हुई है। रात के 2 बजे जाने कितनी सारी चिंताएं लेकर वो सोने गई थी। इन सब के बीच उसकी बस पढ़ाई ही रह गई थी। ऐसा रोज होता है। सुबह कॉलेज कैंपस में जाते उसे बुरी खबर मिली थी, तनु ने आत्महत्या कर ली है। कब, कैसे, क्यों? जाने एक ही साथ उसने कितने सारे सवाल कर डाले थे। कल रात सुना कंपोज का पूरा पत्ता गटक गई थी। सुबह उसकी माँ कॉलेज के लिए उठाने गई तो उसे मरी हुई पाया। मगर क्यों? उसे जान देने की नौबत क्यों आई? या जैसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत करीब से उसे नहीं जानती थी, दूसरे डिवीज़न में थी वो, किंतु ज़हीन थी तनु, पढ़ाई में हमेशा अव्वल,
एसएससी में पूरे राज्य में 5वें नंबर पर थी। कहते हैं किसी ने उसका एमएमएस बनाकर नेट पर डाल दिया था। सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम ले रहे हैं। उसी ने बदला लिया होगा। अपने माँ बाप के कहने पर उसने उसे छोड़ जो दिया था। कौन, कुणाल? हिया के पूछते ही शैली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। श्श, इसका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं, देखती नहीं कैसे रात दिन कैंटीन में दबंगों के साथ बैठे रहते हैं ये लड़के। उस दिन किसी ने बाहर के लड़कों को कैंपस में आने का ऐतराज़ किया तो उन्होंने चाकू निकाल लिया। कभी कोई क्लास में नज़र आते हैं? प्रोफेसर्स भी इनसे डर कर चलते हैं। स्पोर्ट्स टीचर सावंत और रंगनाथन की तो इनसे पूरी मिली भगत है। इनके बल पर मैनेजमेंट भी रौब जमाने से बाज नहीं आते। उस दिन तन्नू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और 1 मिनट के मौन के बाद कॉलेज की छुट्टी कर दी गई थी। हिया का मन उदासियों में डूबा हुआ था। आज उसने कॉलेज कैंपस में नील को भी नहीं देखा था। बाहर निकलते हुए उसे राहिला ने बताया था कि उसने नील और जेनोबी को बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम पार्लर में साथ साथ आइसक्रीम खाते हुए देखा था। जेनोबी अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए नील से जिद कर रही थी। बताते हुए राहिला ने शैली की तरफ देखकर शरारत से आंख मारी थी। सुनकर वो और उदास हो गई थी। आज सुबह से उसने कितने मिस कॉल दिए थे उसे, मगर उसने उसे मुड़कर फ़ोन नहीं किया था। वो खुद भी उसे कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके फ़ोन में बैलेंस नहीं बचा था। पापा 350 का रिचार्ज हर महीने करवाते हैं, मगर इससे होता क्या है? 1000 का मैसेज पैक भी 15 दिन में से ज़्यादा नहीं चलता। नील बाकी रिचार्ज करवा देता है, मगर इस महीने जाने क्यों उसने नहीं करवाया। वो भी संकोच से कुछ कह नहीं पाई। जैसिका ने कहा तो उसके साथ ममता को देखने उसके घर चली गई। ममता उनके क्लास में पढ़ती थी। उसकी तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। जाने क्यों दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। उसे याद है स्कूल के दिनों में लड़कियां उसके सेब से सुर्ख और फूले फूले गालों की चुटकियां लिया करती थीं। ममता के घर जाकर देखा, वो अपने घर पर नहीं थी। खून की जांच करवाने पैथोलॉजी सेंटर गई हुई थी। 3 दिन से उसका बुखार नहीं उतरा था। उसके घर में अमेरिका से उसकी आंटी आई हुई थी जो मनोविज्ञान में बेफेलो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी। ममता की माँ उन्हें अपना नया बंगला घूम घूम कर दिखा रही थी। ममता का इंतज़ार करते हुए हम भी उनके साथ थे। ममता के कमरे में ममता की तस्वीर देखकर उसकी आंटी उसे यकायक पहचान ही नहीं पाई थी। ये ममता है, इतनी दुबली? उसकी तबीयत तो ठीक है? अरे तबीयत को क्या हुआ, डाइटिंग चल रही है, जानती हो ना आजकल जीरो फिगर फैशन चल रहा है। उनके सवाल पर ममता की माँ ने हंसते हुए सहज भाव से जवाब दिया था और फिर फर्श पर पड़ी हुई ममता की कोई चीज़ उठाकर अलमारी में रखने के लिए जैसे ही उसके पल्ले खोले, प्लास्टिक का एक बड़ा सा थैला भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। हम सब जमीन पर बिखरी हुई चीज़ों को हैरत से देखते रह गए थे। बासी उबले अंडे, सड़े हुए टोस्ट, फल। ममता की आंटी ने फर्श पर बिखरी चीज़ों से नज़र हटाकर एक बार ममता की तस्वीर की तरफ देखा और होठों ही होठों में बुदबुदाई, ओ आई सी, ओनेरेक्सिया, खाना न खाने की जानलेवा बीमारी। क्या? हम सबके मुंह से लगभग एक साथ ही निकला था। ममता की माँ का चेहरा एकदम से रक्त शून्य पड़ गया था। वे चुपचाप बिस्तर में बैठ गई थी। ममता की आंटी भी उनके पास बैठ गई थी। मुझे ममता के बारे में बताइए दीदी, सब कुछ। ममता की माँ गहरे आश्चर्य में दिख रही थी। क्या बताऊँ, सब कुछ तो ठीक था। ममता मेरी बहुत अच्छी बच्ची, विनम्र, अनुशासित, कभी किसी बात का विरोध नहीं, ना कहना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं। सब कहते बेटी हो तो हमारी ममता जैसी। कहते कहते वो रोने लगी थी। आप तो जानती हैं हमारी इकलौती बेटी को हमने भी किस प्यार दुलार से पाला। उसके मुंह खोलने से पहले उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। कभी स्कूल कॉलेज तक अकेली नहीं जाने दिया, किसी बुरी संगत में पढ़ने नहीं दिया। इतनी भोली जो है मेरी बच्ची। सुनते हुए आंटी के चेहरे का रंग बदला था। हाँ, ये सब तो मैं जानती हूँ, उसमें हाल में आए बदलाव के बारे में बतलाइए। जाने वे क्या जानना चाहती थी, हम भी ध्यान से सुन रहे थे। इधर ममता की माँ सोचने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, इधर उसके रिजल्ट खराब आने लगे हैं। हमसे भी ज़्यादा बोलती बतियाती नहीं, अपने में गुमसुम रहती है मैम। हिया से रहा गया तो उसने भी बढ़कर कह दिया। आंटी सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। घर में भी अधिकतर अपने कमरे में पड़ी रहती है। खाना भी अपने कमरे में खाने की जिद करती है। थोड़ी देर चुप रहकर ममता की माँ ने संकोच के साथ रुक रुक कर कहा था, मैंने उस दिन ब्रा पहनने की सलाह दी तो उसने अजीब सी बात कही, नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे बड़ी नहीं होना है।
सारी बातें सुनकर आंटी बेहद चिंतित नजर आने लगी थीं। उन्होंने ममता की माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। सुनिए दीदी, हमारी बेटी बीमार है, उसे ऑनोरेक्सिया है। ये एक जानलेवा मानसिक बीमारी है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। ममता को मदद की आवश्यकता है। सुनकर ममता की माँ एकदम घबरा गई थी, फपक फपक कर रोने लगी थी। जैसिका ने ही फिर बढ़कर इस बीमारी के बारे में तफसील से जानना चाहा था। घबरा तो सभी गए थे। आंटी ने उन्हें साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की थी। ये मानसिक बीमारी अधिकतर संपन्न घरों की लड़कियों को किशोरावस्था में होती है। कुछ लड़कियां अच्छी बेटी बनी रहने के लिए बड़ों की हर जायज़ नाजायज़ बातों को मानती चली जाती हैं। दुर्बल व्यक्तित्व के होने के कारण न चाहते हुए भी दूसरों की हर बात मानते चले जाने की व्यवस्था उनके भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर देती है। ममता के मामले में ही देख लो, बहुत ज़्यादा सुरक्षित माहौल में इनका आत्मविश्वास पनप नहीं पाता। माँ बाप की अनुशासित छत्र छाया में उनका अपना परिचय खो जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस की मनस्थिति में वे रात दिन घिरी रहती हैं। सेक्स के प्रति भी मन में कुंठा समा जाती है। वे बड़ी होने में असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। इसलिए किशोरावस्था में शरीर में आने वाले परिवर्तनों से भी परेशान हो जाती हैं। नहीं खाकर दुबली रहकर वे खुद को जिस्म से बच्ची बनाए रखना चाहती हैं। वे सब हैरत से मुंह खोले उनकी बातें सुन रहे थे। ओह, मन की दुनिया कितनी अजीब होती है, किसी भूल भुलैया से कम नहीं। आंटी का कहना खत्म नहीं हुआ था। ये खाना ना खाना, अपनी मर्जी का करना एक तरह से उसी विद्रोह की अभिव्यक्ति है। इसमें वे अपनी जीत देखती हैं। इस बीमारी का इलाज इसलिए भी कठिन हो जाता है कि बीमार अपनी गलत सोच को सही समझता है और नहीं खाकर जितना दुर्बल होता जाता है, स्वयं को अपने इस मिशन में उतना ही सफल मानने लगता है। इस गलत बात के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। अब ये बताओ, हम करें क्या? ममता की माँ लगातार रोए चले जा रही थी। सबसे पहला काम तो यही है कि ममता के खतरनाक ढंग से गिर गए वजन को नॉर्मल स्तर तक लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे की सोची जाएगी। ममता अभी तक नहीं लौटी थी। उन्हें यहाँ आए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वे फिर आने की बात करके वहाँ से चली आई थी। रास्ते भर हिया को आंटी की बात याद आती रही थी। मन और भी विषन्न हो गया था। आज का दिन ही मनहूस है, हर तरफ से बस बुरी खबरें। घर में आते ही बुआ को देखकर उसका रहा सा मूड भी एकदम से बिगड़ गया था। इस झुमरी तलैया वाली बुआ जी को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। हर बात में दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, ताने देना, जासूसी करना। रिश्तेदारों के बीच मैडम हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से जानी जाती हैं। इसकी खबर उसको, उसकी खबर इसे। बस अब यही एक काम बचा है इनके जीवन में। इकलौते बेटी की शादी कर चुकी हैं, जाहिर है बहू से भी नहीं बनती। ये शेर तो बहुरिया सवा शेर। इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने अचार मटरी लेकर किसी न किसी रिश्तेदार के घर छापा मारने निकल पड़ती हैं। उनको देखकर भी सभी का मुंह बन जाता है। पैर छूते उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी। बड़ी देर कर दी बिट्टू आज तो आने में। फिर दीवार घड़ी की तरफ देखा था। बहू तो कह रही थी 2 बजे तक घर आ जाती हो। इसके बाद बाबूजी की ओर मुड़ी थी। समय बहुत खराब है नंदू, निर्भया वाला मामला देखा ना। दूसरों को दोष देकर क्या होगा, औरतों को खुद संभल कर रहना चाहिए। बाद में गला फाड़ते रहो, उससे क्या होने वाला है। गया तो अपना ही जाएगा ना। उनकी बात सुनकर हिया का सर गर्म हो गया था, मगर माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। बाबूजी उसे इशारे से शांत रहने को कह रहे थे, फिर भी उससे चुप रहा नहीं गया था। अगर जमाना बुरा है तो औरतों को घर के भीतर रहना पड़ेगा, क्यों भला? अंदर वो रहे जिसकी नीयत खराब है। क्या हम जंगल में रहते हैं कि शेर भालू के डर से बाहर ना निकलें? और अगर दरिंदे खुले घूम रहे हैं तो उन्हें पिंजरे में बंद करो। मर्दों के डर से औरतें बहुत घरों में रह चुकी। अब घर में रहने की बारी उनकी है। मैं तो कहती हूँ शाम के बाद सारे लफंगों दबंगों को लॉकअप्स में डाल देना चाहिए, ताकि लड़कियाँ निश्चिंत होकर घर से बाहर निकल सकें। सुनकर बुआ मुंह फाड़कर हंसी थी। तेरी बेटी तो वाकई बहुत पढ़ लिख गई है रे नंदू। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए व्यंग से बोली थी, किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर चीज़ों को देखना सीखो बिटिया। कितने धान से चावल निकलता है पता चल जाएगा। उनकी बातों को टालने के लिए माँ पहले ही भीतर चली गई थी। अब हिया भी पैर पटकते हुए उनके पीछे चली गई थी। जाते हुए उसने सुना था बुआ पापा से कह रही थी, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है नंदू। खाने बैठकर वो बड़बड़ाती रही, इन्हें मना कर देना, मेरे मामले में टांग न अड़ाया करें। माँ ने खाना परसते हुए अपनी होठों पर उंगली रखी थी। शी, ऐसा नहीं कहते।
तुम्हारे भले की सोचती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए बोलने का सलीका नहीं आता। साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाएंगी परसों, 2 दिन की ही तो बात है। जानकर हिया का मूड खराब हो गया था। 2 दिन? उसने खाना शुरू किया ही था कि मोबाइल का मैसेज अलर्ट आने लगा था, एक के बाद एक 3। मोबाइल किताबों के बैग में था। शिट, मोबाइल साइलेंट पर करना भूल गई, वरना हमेशा घर में घुसने से पहले मोबाइल को याद से साइलेंट मोड में कर देती है। कॉल लॉग मैसेज सब मिटा देती है। उसने सारे लड़कों के नाम भी लड़कियों के नाम से सेव कर रखे हैं। ये मोबाइल भी जान का जंजाल बना हुआ है। कॉलेज में भी हर टीचर की नज़र से छिपाओ, बीच बीच में क्लास के सीआर से तलाशी ली जाती है, तो कभी प्रिंसिपल खुद छापा मारने आ जाता है। ओह गॉड, पूरी दुनिया हमें सुधारने के पीछे पड़ी हुई है। स्कर्ट घुटने से 2 इंच नीचे होनी चाहिए, ब्लाउज के सारे बटन बंद होने चाहिए, नो स्लीवलेस, नो टाइट्स, नो फैशन। जोशुआ ठीक ही कहता है। ये बूढ़े खूसट हम नौजवानों से जलते हैं, जो खुद करना चाहकर भी नहीं कर पाते, वही करने से हमें रोकते हैं। शैली कहती है, और क्या, ये पादरी लोग खुद कुंठित होते हैं ना, न जीते हैं न किसी को जीने देते हैं। एक कुंठित अपने जीवन से नाखुश आदमी दूसरों को खुश देख नहीं पाता। इधर घर में माँ की निगरानी, आंखें तो पूरी सर्च लाइट, ज़र्रा ज़र्रा सूंघती फिरती हैं। कितने सारे तरीके ईजाद करने पड़े हैं उनकी सर्वव्यापी दृश्य से बचने के लिए। हर जगह मोबाइल को उल्टा रखना पड़ता है ताकि आए मैसेज या भेजने वाले का नाम ना दिखे। सिम लॉक, स्क्रीन लॉक लगाया है, हमेशा साइलेंट पर भी। अधिकतर बाथरूम में घुसकर मैसेज वगैरह करना पड़ता है। निकलते समय टॉयलेट का चेन खींच देती है ताकि किसी को शक ना हो। फिर भी माँ को खटक ही जाता है। क्या बात है, आजकल नहाने में इतना समय लगता है, बार बार बाथरूम जाकर देर तक अंदर बैठी रहती है। पहले तो 2-4 छींटे लगाकर काक स्नान करके बाहर निकल आती थी। वो चिढ़कर अपनी चोरी छिपाती। अब तुम भी मेरे साथ बाथरूम में चला करो, बैठकर देखना क्या क्या करती हूँ। उस दिन तो कॉलेज में गजब हुआ। लॉजिक के लेक्चर के दौरान टीचर के अचानक क्लास में आ जाने की वजह से जल्दबाजी में मोबाइल ब्लाउज में छिपा दिया था। किसी सवाल का जवाब देने के लिए खड़ी हुई तो ब्लाउज में हलचल मच गई, साथ में जोर की घों घों और जलती बुझती रोशनी। फ़ोन वाइब्रेटर पर था। वो सबके सामने पानी पानी हो गई। कोई पीछे से गाया, चोली के पीछे क्या है। पूरी क्लास में ठाका पड़ गया। चौथे मैसेज की आवाज़ पर माँ ने उसे घूरा था। तो फिर मोबाइल कॉलेज ले गई थी? याद है पिछली बार 2000 जुर्माना भरना पड़ा था, प्रिंसिपल की डांट अलग से। अब कभी पकड़ी गई तो फिर कभी मोबाइल नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है ठीक है। वो किसी तरह खाना ख़त्म करके अपने कमरे में चली आई थी। आज सबने मिलकर उसका मूड ख़राब कर दिया था। इस बुआ जी को भी अभी आना था, रही सही कसर अकेली ही पूरी कर देंगी। सामने किताब खोलकर बैठी रही थी बहुत देर तक, मगर अंदर कुछ जा ही नहीं रहा था। बार बार नज़र मोबाइल की तरफ घूम जाती थी। हर 2 मिनट में किसी का मैसेज आ जाता है, साथ में विज्ञापन वालों का। गणेशा स्पीकिंग, इतने में इतने का टॉक टाइम फ्री, बेस्ट लव मैसेजेस, रक्षाबंधन के मौके पर डबल धमाका ऑफ़र। कभी बाकायदा फ़ोन करके विज्ञापन कंपनियां गीत सुनाते हैं, तरह तरह की पेशकश करते हैं। शिकायत दर्ज करवा कर भी कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से आए दिन कोई ना कोई स्कीम, सर्विस की सदस्यता दिलवा कर पैसे काट लेते हैं। कहो तो जवाब मिलेगा, आपने ही गलती से सब्सक्राइब कर लिया होगा। शिट। परेशान होकर उसने फ़ोन ऑफ करके ड्रॉअर में रख दिया था। इसके साथ पढ़ना मुश्किल, ध्यान भटकता रहता है। माँ ने कहा है रिजल्ट खराब हुआ तो बुआ के लाए रिश्तों में से चुनकर किसी से फेरे डलवा देंगी। शादी और इतनी जल्दी? कभी नहीं। एक बार शादी की गांठ पड़ी नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए रसोई की काल कोठरी में बंद हो जाना पड़ेगा। अभी तो पढ़ना है, फिर किसी मल्टीनेशनल में नौकरी करनी है, फॉरेन टूर पर जाना है, दुनिया देखनी है, जमकर रोमांस करना है, तब कहीं जाकर शादी, वो भी किसी अंबानी या सिंघानिया से। सोचकर उसके मन में गुदगुदी होने लगी थी। 3 घंटे पढ़ने के बाद जब उसने मोबाइल खोला था, उसमें धराधर नील के मैसेज आने लगे थे। पूरे 15 मैसेज, साथ में मिस कॉल की सूचना थी। उसने उसे जवाब में एक छोटा सा मैसेज कर दिया था, एग्ज़ाम, पढ़ाई करनी है। दूसरी तरफ से एक स्माइली के साथ मैसेज, ओके मैडम क्यूरी। थोड़ी देर बाद जेसिका का फ़ोन आया था। ममता की बात कर रही थी। कह रही थी सच्चाई खुलते ही वो एकदम विद्रोह पर उतर आई है, किसी से इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं है।
उसके इस नए रूप को देखकर सभी सकते में हैं। ममता की माँ जेसिका से कह रही थी कि हम सब मिलकर ममता से बात करें। ममता हमारी अच्छी सहेली है। उन्होंने ये भी कहा था कि सबके आग्रह पर उसने आज खाना खाया तो था, मगर बाद में बाथरूम जाकर उल्टी कराई थी। लंबे समय से वो यही करती आई थी। टेबल में सबके साथ खाते हुए अपनी जेब में या रुमाल में खाना छिपा कर रख लेती थी। सुनकर ममता की अलमारी में रखे हुए प्लास्टिक बैग का राज उसे समझ में आया था। ममता की माँ ने उसे बुलाया था। कल जाने की बात कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। कमरे से निकलते हुए उसने सुना था बुआ जी माँ से दबी जुबान में कह रही थी, बेटी की किताब अलमारी को बीच बीच में चेक कर लिया करो, हो सकता है कोई प्रेम पत्र वत्र मिल जाए। सोने से पहले बुआ और माँ कई बार कमरे में झांक गई थी। उनके सोने के बाद किताब के बीच मोबाइल छिपाकर उसने फेसबुक खोला था। शिट, नेट पैक भी लेना था। माँ भुनभुनाती रहती है कि इस लड़की के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसी ही फिजूल खर्ची करती रहेगी तो उसके दहेज के लिए पैसे कहाँ से जोड़ेंगे। मैसेज बॉक्स में 10 मैसेज, उसमें नील के 5, बाकी राहुल, नैना और प्रीति के। रसेल का पोस्ट देकर उसे धक्का लगा था। अस्पताल के बिस्तर पर, पूरे बदन पर पट्टी, दोनों पैर टूट गए हैं। लिखा है, फ्रेंड्स 3 महीने की छुट्टी। 2 दिन पहले नई बाइक खरीदी थी, सबके सामने शो मार रहा था, इतनी ज़ोर से चला रहा था, उसे भी एक राइड दे रहा था। थैंक्स गॉड, उसने मना कर दिया था। लो अब हो गई छुट्टी। राहुल ने अपने पेज में कई फनी पिक्स लगाए थे। उसे फोटोशॉप का अच्छा तजुर्बा है, तस्वीरों को क्या से क्या बना देता है। जेनोबी ने फिर अपना प्रोफाइल पिक्चर बदला है। खुद को प्रियंका चोपड़ा समझती है। हर 2 दिन में नया फोटो, मोटी कहीं की। इसे सबक सिखाती हूँ। उसने अपने दूसरे वाले फेक अकाउंट से उसकी तस्वीर के नीचे कमेंट डाल दिया था, आंटी दिख रही हो, वजन घटाओ। ये नकली अकाउंट बड़े काम की चीज़ है, जिसे चाहो लतियाओ। झूठ का सहारा लेकर ही सच बोला जा सकता है। कितनी अजीब बात है। दूसरे दिन कैंटीन में घुसते ही नादिया ने उसे बुला लिया था। पूरा गैंग वहाँ जमा था। नरेंद्र बेंच बजाकर गा रहा था, जलेबी बाई। एसली का आज जन्मदिन था, इसलिए सबको ट्रीट दे रहा था। उससे केक का टुकड़ा लेकर उसने उसे विश किया था। किसी ने राहत के बारे में पूछा था। और कहाँ होगा, वहीं लाइब्रेरी में किताब में सिर डालकर बैठा होगा, आइंस्टीन की औलाद। तेजपाल ने मुंह बिचका कर कहा था, राहत पढ़ाई में बहुत तेज़ है, हमेशा क्लास में अव्वल आता है। हमसे तो नहीं इतना पढ़ा जाता। ज़रूरत भी क्या है तुम आरक्षण वालों को मेहनत करने की, बैठे बैठे ही तो सब मिल जाता है। अरुण की बात पर जैसन ने सबकी ओर आंख मारते हुए कहा था। उसकी बात पर चारों तरफ से एक दबी दबी हंसी फैल गई थी। सुनकर अरुण का चेहरा लाल हो उठा था। एक पल के लिए वहाँ चुप्पी पसर गई थी। फिर राका ने बढ़कर सबको डपटा, जी हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत कर ली है, अब इन्हें आराम ही करना है। मेहनत करने की बारी अब आप सब कामचोरों की। जब तक ना इनके सारे नुकसान की भरपाई कर दें, समझे। अब उठिए और रिहर्सल में लग जाइए, ड्रामा कंपटीशन में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई थी। दूसरे लेक्चर की घंटी भी बज गई थी। यह जल्दी जल्दी अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई थी। उसे यह आरक्षण आदि की राजनीति से घबराहट होती है। विद्यार्थियों को इनसे दूर ही रहना चाहिए। रेसेस के बाद आधा क्लास खाली था। खाली क्लास देखकर मिस ईफा आई का मुंह बन गया। कितनी मेहनत से आज उन्होंने फंडामेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर तैयार किया था। हिया सामने की बेंच पर अकेली बैठी थी। उसे याद आया आज शुक्रवार है और आइनॉक्स में चेन्नई एक्सप्रेस लगी है। सब क्लास बंक करके वहीं गए होंगे। वैसे भी टिफ़िन के बाद आधा क्लास अक्सर खाली ही होता है। जब टीचर रोल नंबर लेते हैं, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करवाने उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कई लड़के लड़कियां क्लास से बाहर खिसक लेते हैं। जब मिस सल्दाना ने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ाते हुए ओनोरेक्सिया तथा बुलिमिया अर्थात न खाने की और बहुत खाने की मानसिक बीमारी के विषय में पढ़ाना शुरू किया तो वो चौंक कर ध्यान से सुनने लगी। हाल तक ये पश्चिमी देशों की समस्या मानी जाती थी, मगर आर्थिक संपन्नता के साथ भारत जैसे देशों में भी अब उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग में इसका प्रभाव दिखने लगा है। लक्षण वही सारे जो ममता में हैं। इलाज बहुत मुश्किल, क्योंकि बीमार इसमें सहयोग नहीं करता। सबकी आंखों में धूल झोंकने की उसकी तमाम कोशिशें, खाना छिपाकर फेंक देना, खाकर गले में उंगली डालकर उल्टी कर देना, अस्पताल में मशीन पर वजन देखते हुए जेबों में कोई वजनी चीज़ छिपा लेना,
ताकि सही वजन का पता न चल सके। सुन सुनकर हिया का दिल बैठता रहा था। सहयोग न करने की स्थिति में इलाज के लिए ऐसे बीमारों के हाथ पैर बांध कर रखना पड़ता है। प्रतिरोध कम करने के लिए उन्हें सेडेटेड भी किया जाता है। नली के सहारे शरीर में पोषक तत्व भेजे जाते हैं। दवाई के साथ साथ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उस दिन घर लौटते हुए उसे बार बार ममता का ख्याल आता रहा था। परीक्षा के बाद उससे मिलाएगी सोचकर खुद को तसल्ली दी थी। गांधी चौक के पास उसने नील और जनोभी को भी बाइक पर मीरामार बीच की तरफ जाते हुए देखा था, मगर उसने उन्हें पुकारा नहीं था। एक अजीब सी विरक्ति का भाव पैदा हुआ था मन में। भाड़ में जाएं सब। परीक्षा से पहले के 2 दिन उसने खूब मन लगाकर पढ़ा था। फ़ोन उठाकर अलमारी में रख दिया था। फेसबुक भी नहीं खोला था। बुआ चली गई थी, इसलिए घर में शांति थी। उसके सारे पर्चे अच्छे हो गए थे। आखिरी पेपर इतिहास का था। कॉलेज गई तो सबको यहाँ वहाँ किताब में सिर डाले हुए पाया। आंखों में जगार, उड़े हुए बाल, लड़कियों के बिना मेकअप के चेहरे, सबके हाल कमोबेश एक जैसे। मगर जनोबी का स्टाइल बरकरार था, वही स्नग फिट टॉप, फेटेड जीन्स और ऊंची एड़ी का जूता। सबके साथ फादर अंतिम भी उसे घूर कर देख रहे थे। हिया को देखकर टोनी ने उसे पास बुलाया था। अच्छा जरा ये बताओ बालिके, नेपोलियन का हाइट जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इससे किसी का क्या भला होगा? कल सारी रात जगकर रीतिकाल की नायिकाओं का नक्शिक वर्णन पढ़ रहा था। यही सब पढ़ पढ़ाकर इंडिया सुपर पावर बनेगी क्या? बुलशिट। उसकी बात सुनकर हिया को हंसी आ गई थी। टोनी के बालों में आज जेल नहीं लगा था, इसलिए उसके हमेशा शाही की तरह तने रहने वाले नुकीले बाल आज चेहरे पर पस्त गिरे हुए थे। रतन एक कोने में बिना एक बार भी सर उठाए पढ़े जा रहा था। गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा, उसे 3 बहनों की शादी करनी है। रात दिन इसी फिक्र में घुला रहता है। उसे 4-5 प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बैठना है। कॉलेज के बाद कई जगह ट्यूशन पढ़ाता है। जाने सब कुछ कैसे मैनेज करता है। रॉनी ने आकर टोनी से 200 रुपये उधार मांगे थे। फॉर गॉड सेक, इज्जत बचा ले यार। गर्लफ्रेंड कैंटीन में बैठी ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। मैक्सिकन पिज़्ज़ा विद थिक क्रस्ट एंड एक्स्ट्रा चीज़। मोटी बहुत खाती है। नहीं खिलाया तो जेम्स की बड़ी वाली बाइक में बैठकर अभी चली जाएगी। उसका चेहरा ये कहते हुए रुआंसा हो आया था। टोनी ने उसे उधार देने को मना कर दिया था। गर्लफ्रेंड अफोर्ड नहीं कर सकता तो रखता क्यों है? ना सुनकर छुआरे सा मुंह बनाकर वो एक और लड़के की तरफ बढ़ गया था। पर्चा देकर हिया बाहर आई तो उसका मन बहुत हल्का हो आया। उसका पर्चा बहुत अच्छा गया था। आज घर जाकर खूब सोना है। कितने दिन से पूरी नींद सोई नहीं। गुलमोहर के नीचे चलते हुए हिया ने सोचा था। कॉलेज कैंपस में रास्ते के दोनों ओर कतार से गुलमोहर के पेड़ लगे हुए थे। इस मौसम में सुर्ख फूलों से भरे हुए। झरे हुए गुलमोहर से रास्ता भी दूर दूर तक लाल दिख रहा था। एक अच्छी बारिश के बाद चमकीली धूप निकली है। सब कुछ धुला धुला निखरा। हल्की चलती हवा में बोगनवेलिया के पौधे झूम रहे हैं। ये कॉलेज एक पहाड़ी पर है। ऊपर से एक तरफ मापुसा शहर दिखता है तो दूसरी तरफ पहाड़ की ढलान पर बसी झोपड़पट्टी। मापुसा गोवा का एक छोटा और खूबसूरत शहर है। यहाँ आए हुए हिया के परिवार को 10 साल हो गए हैं। जब वे यहाँ आए थे हिया बहुत छोटी थी, स्कूल में थी। अब तो इतने सालों से यहीं की होकर रह गई है। हालांकि माँ बार बार याद दिलाती हैं, ये हमारा समाज नहीं है, तेरी शादी भी यहाँ नहीं होनी है। सोचते हुए वो कैंपस के पिछले गेट तक पहुँच गई थी। उसकी आहट पाकर एक जोड़े ने दाईं तरफ बने टेनिस कोर्ट की सीढ़ियों से झांक कर देखा था और हड़बड़ा कर अपने कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ था। लड़की के होंठ फीके थे और लड़के के रंगे हुए। देखकर उसे हंसी आ गई थी, जिसे दबाते हुए वो अनजान बनकर आगे बढ़ गई थी। चारों तरफ यही हाल है। कोई गुलमोहर के पीछे छिपा है तो कोई प्रयोगशाला में दुबका बैठा है। लाइब्रेरी में भी प्रेमी युगल घंटों अलमारियों के पीछे अंधेरे कोने में घुसे किताबें ढूंढते रहते हैं। जाने वो कौन सी किताब है जो उन्हें इतना ढूंढने के बावजूद आज तक नहीं मिल सकी। सोचते हुए वो गेट तक पहुंची थी जब पीछे से जेसिका ने उसे आवाज़ दी थी। पास आकर उससे कहा था, चल ममता के यहाँ चलते हैं, उसकी माँ ने बुलाया है। हिया तैयार हो गई थी। वो तो खुद ही जाने की सोच रही थी कल से। जब जेसिका और हिया ममता के घर पहुंची थी, ममता सो रही थी। ममता की माँ ही उनसे देर तक बोलती रही थी।
ममता की आंटी की दी हुई हिदायतों पर वे पिछले दिनों से अमल कर रही थीं और उन्हें अपनी कोशिश में कुछ कामयाबी मिलती भी नज़र आ रही थी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, ममता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बिता रही थीं। ये ज़रूरी था कि ममता का अपने माँ बाप पर पूरा विश्वास रहे और वो उनके सामने स्वयं को खोल सके। शाम को जब माँ बेटी टहलने निकलती, उसकी माँ उससे अपनी तथा घर की समस्याएं डिस्कस करती, उसकी राय मांगती, ताकि ममता को लगे कि उसी में नहीं सभी में कमजोरियां हो सकती हैं और सभी को किसी न किसी बात में मदद की ज़रूरत होती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। वो अब सहज होने लगी थी, उसका प्रतिरोध भी कम पड़ने लगा था। 2 दिन पहले ही वो अस्पताल से लौटी थी। इस बीच उसका वजन भी 3 किलो बढ़ा था। ममता जगी तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसे परीक्षा न दे पाने का बड़ा मलाल था। गुलदान में सजे सावनी के बैजनी फूलों को देखते हुए उसने खोई खोई आवाज़ में कहा था, माँ चाहती हैं मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि कभी वे आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं, लेकिन मैं तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। माँ बाप अपने अधूरे सपने को अपने बच्चों में पूरा करना चाहते हैं, मगर बच्चों के अपने सपने क्या? पैंट पहनकर मुझे परेड करना भी अच्छा नहीं लगता। लड़के फप्तियाँ कसते हैं, मगर पापा को स्पोर्ट्स पसंद है तो मुझे एनसीसी ज्वाइन करवाया। कोई मेरी मर्जी क्यों नहीं पूछता। थक गई हूँ मैं एक अच्छी लड़की बनकर सबकी इच्छाएं ढोते ढोते। हिया ने उसकी दुर्बल बाहें सहलाई थीं। उन्हें अपनी पसंद नापसंद से अवगत कराओ। आई एम श्योर वे तुम्हारी ही खुशी चाहते हैं। सुनकर ममता मुस्काई थी। लगता था सबकी बातें उस तक अब पहुंचने लगी थीं। शुभ संकेत था। जब वे वहां से निकलने लगे थे, ममता ने झिझकते हुए कहा था, माँ से कह दो मैं काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाने को तैयार हूँ। कॉलेज में फेट हुआ था। सालाना जलसा, सोशल हिंदी विभाग ने हिंदी दिवस मनाया था। हिया ने सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इन मौक़ों में पढ़ाई की बोरियत और तनाव से कुछ निजात मिल जाती थी। दोस्तों के साथ मिलकर हर जगह घूम घूम कर प्रोग्राम के टिकट्स बेचना, बैनर तैयार करना, डांस आदि का रिहर्सल, उसे हर बात में बहुत मज़ा आता था। फेट के दौरान उसने फैशन शो में भी हिस्सा लिया था और दूसरा इनाम जीता था। मांडो विशेष पुर्तगाली गीत के लिए भी उसके ग्रुप को इनाम मिला था। दिसंबर का तो पूरा महीना ही त्योहार और कार्यक्रमों का महीना होता है। 3 दिसंबर को सेंट जेवियर्स के जन्मदिन के अवसर में पूरे गोवा में छुट्टी रहती है। उस दिन ओल्ड गोवा में वो जीसस चर्च जाने के बहाने नील के साथ आइनॉक्स में एक फिल्म भी दिखाई थी। जेनोबी अचानक पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ के पास दुबई चली गई थी। उसके बाद नील उसके पास लौट आया था। आखिर थोड़े दिनों के ना नुकुर के बाद वो भी मान गई थी। दोनों का साथ साथ घूमना, समय बिताना फिर से शुरू हो गया था। मन में एक कसक तो थी, मगर नील से दूर रहना उसके लिए आसान नहीं था। फिर वो ज़्यादा भाव दिखाती तो नील किसी और के पास चला जाता। उसके लिए लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी रहती थीं। जसिका ने भी समझाया था, मर्दों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख। वफा इनके डीएनए में नहीं होती। तुझ पर मरने की कस्में खाएंगे, मगर नज़र दूसरों पर लगी रहेगी। वो तो गनीमत हुई ऊपर वाले ने इन्हें कुत्ते की तरह एक अदद पूंछ से नहीं नवाजा, वरना लड़कियों के सामने लगातार हिलती ही रहती। सुनकर रोते हुए भी उसे हंसी आ गई थी। लाइब्रेरी में पढ़ने का बहाना बनाकर इन दोनों वो नील के साथ उसकी बाइक में बैठकर घूमती रहती। पिछली सीट में उसे बैठाकर जब नील अपनी बाइक तेज गति से दौड़ाता, वो रोमांच से भरकर उसकी पीठ से लग जाती और अपनी आंखें मूंद लेती। उसे लगता कि किसी घोड़े पर सवार होकर बादलों के बीच उड़े जा रहे हैं। सब कुछ स्वप्नवत प्रतीत होता, मांसल भी और स्पर्श से परे भी, देहातीत। अधिकतर वे शामों को वाघा तोर या कलघुंड बीच पर सूर्यास्त देखने जाते। गीली रेत पर दूर तक नंगे पैरों साथ साथ चलना, नमकीन हवा में सूखी मछली और खरपतवार की उग्र मादक गंध, जल पक्षियों का उदास शोर, कासनी आकाश की पृष्ठभूमि में क्षण क्षण रंग बदलता समंदर, उसकी बेचैन लहरें, सब कुछ उसे किसी और दुनिया में खींच ले जाता। उसे प्रतीत होता वे एक दूसरे के लिए के सपना वासु हैं। नील गोवा का है, उसे वासु की तरह बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती। वो खुद बिहार की। शुरू में उसे भी अंग्रेजी में दिक्कत होती थी। कभी रूमानियत से भरकर वो सोचती, क्या वे इस समंदर में सपना वासु की तरह डूबकर जान नहीं दे सकते। सोचते हुए कल्पना की आंखों में उसे अपनी और नील की लाशें समंदर की सुनहरी लहरों में उबती चुभती हुई नजर आने लगती और आंखों में आंसू भर आते। नील कहता, तुम पागल हो,
वो रेत पर दोनों के नाम लिखती हुई उदास मुस्कुराती। दूर तक बिखरी काली चट्टानों और काजू के महकते जंगलों के बीच पहली बार नील ने उसे प्यार किया था। उसने सिहर कर कहा था, जानते हो नील, कहीं पढ़ा था, मरते हुए एक औरत को उसका पहला चुंबन याद आता है। तुम्हारा ये स्पर्श मुझे आखिरी पल तक याद रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच एक खूबसूरत सा मौन देर तक के लिए पसर गया था। बस माथे के ऊपर नारियल के लंबे चीरे पत्ते सरसराते रहे थे चढ़ते ज्वार के तेज हवा में। नील के साथ थोड़े दिन घूमकर उसे पता चला था गोवा कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ की नाइट लाइफ, पब, डिस्कोथेक, मांडवी नदी पर तैरते रंग बिरंगे कैसिनोज। पिछले साल पहली बार नए वर्ष की पार्टी में वो दोस्तों के साथ यहाँ के मशहूर डिस्कोथेक टिटोज में गई थी। वो भी घर में झूठ बोलकर कि उसकी सहेली का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसे उसके साथ अस्पताल में रहना है। उसे झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लगता, मगर क्या करे, माँ बाप ही इसके लिए मजबूर करते हैं। अगर आप सच सुन नहीं सकते तो आपको झूठ ही मिलेगा। मनपसंद चीज़ों को ताले में बंद करके रखोगे तो बच्चे चुरा कर ही खाएंगे। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ लोग हमेशा नकार में जीते हैं। हर वो अच्छी चीज़ जो अच्छी लगे उसी से दूर रहो। हंसना नहीं, जीना नहीं, बस मुंह लटका कर मन मार कर जीते रहो। शायद इसी से सब कुंठित और ग्रंथियों के शिकार हैं। खुद मन मुताबिक जी नहीं पाते तो दूसरों को भी नहीं जीने देते। उसी दिन टिटोज की पार्टी में उसने पहली बार लिम्का में मिलाकर वोदका पी थी, और भी क्या क्या, बकार्डी रिजर्वा के वाइट रम में मिलाकर जमाइकॉन फ्लेवर का ब्रीजर, टकीला कॉकटेल, ब्लडी मैरी, वाइट मिस्ट, पिना कोलाडा। पहली बार वो भी इतना कुछ, थोड़ा थोड़ा चक्कर ही नशा हो गया था। तब उसे कहाँ पता था रम, वोदका, विस्की आदि कभी एक साथ मिलाकर नहीं पीते। गनीमत थी कि उस रात घर नहीं लौटना था, लेकिन जो भी हो मज़ा बहुत आया था। ठहाके, रोशनी, म्यूज़िक, काश वो ऐसी जगहों में अक्सर आ जा सकती। कितने दकियानूस हैं उसके परिवार वाले, खासकर माँ। उनका एक ही ध्येय है जीवन में, किसी तरह घेर घार कर उसकी शादी करवा दे, मगर वो अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती है। एक बार शादी हो गई तो बस हो गई, छुट्टी। पहले पहल तो दोस्तों की जिद की वजह से उसने शराब पी थी, मगर अब उसे चस्का लग गया है। जब भी मौका मिलता है पी लेती है। पीयर प्रेशर में बहुत कुछ सहना पड़ता है, वरना आप भीड़ से अलग थलग पड़ जाओगे। नील ने भी दोस्तों के कहने में आकर सिगरेट पीना शुरू किया है। ईसाइयों की शादी में जाना यह को इसलिए भी पसंद है कि वहाँ शराब सर्व की जाती है और डांस भी जमकर होता है। अब वो भी बॉल डांस, वॉल्स, टैंगो, चाचा, स्वीट्स, रांबा सांबा सब कर लेती है। सारा दिन घूम घूम कर वो इतना थक जाती कि शाम को घर लौटकर उससे और कुछ नहीं होता, बस किसी तरह खा नहा कर सो जाती। क्लासेस भी वो रोज़ बंक कर रही थी। नील का प्रेम उसके सर चढ़कर बोल रहा था। उसके साथ सारा दिन घूमना, देर रात तक फेसबुक पर चैट करना, मिल्स एंड ब्रून्स सीरीज़ के रोमानी उपन्यास पढ़ना। कभी कभी मन में ग्लानि के भाव भी उत्पन्न होते, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। उसे नील के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा था। इस बीच ममता स्वस्थ होकर कॉलेज लौट आई थी। अब वो सबसे हंसने बोलने लगी थी, काफ़ी खुश भी नजर आ रही थी। शीतल और अशोक ने अचानक से सामंतवाड़ी भागकर शादी कर ली थी। गोवा में पुर्तगाली कानून होने की वजह से रजिस्ट्री मैरिज करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए यहाँ के प्रेमी युगल अक्सर महाराष्ट्र के सामंतवाड़ी में जाकर विवाह कराते हैं। वहाँ पंडित थोड़े से पैसों के बदले में कहीं भी बैठाकर शॉर्टकट में शादी करा देते हैं और वो वैधानिक मानी जाती हैं। शीतल यहाँ के एक बड़े मंदिर के पुरोहित की बेटी है और अशोक दलित। शीतल के माता पिता शीतल की शादी करना चाह रहे थे, अतः दोनों को आकस्मिक निर्णय लेना पड़ा था। अब दोनों को उनके घर वाले घर से निकाल चुके थे और वे यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे थे। 8-10 दिन तो दोस्तों ने चंदा करके उनका खर्च उठाया था। इसके बाद अशोक ने एक साइबर कैफ़े में नौकरी ढूंढ ली थी। शीतल भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी। घर से खा पीकर कॉलेज के कैंटीन और पार्क में इश्क लड़ाने में और ज़िंदगी की हकीकतों का सामना करने में बहुत फ़र्क होता है। थोड़े ही दिनों की मुफलिसी ने दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। उनका हश्र देखकर दूसरे प्रेमियों के भी माथे ठनकने लगे थे। 12वीं के बोर्ड से पहले प्रीलिम्स एकदम सर पर आ गए थे। सारे टीचर्स विद्यार्थियों के पीछे उनका हौसला बुलंद करने में लगे हुए थे। प्रिंसिपल बार बार कक्षा में आकर सरमन झाड़ते।
इन सब में मिस सल्दाना की बात जुदा थी। उनकी साड़ी, लिपस्टिक, गहने सब मैचिंग होते, बिल्कुल मैं हूं ना की नायिका की तरह। सब उन्हें पीठ पीछे सुष्मिता सेन कहकर बुलाते थे। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि वे सुष्मिता सेन की तरह दिखती हैं, तभी हर बात में उनकी नकल उतारती रहती थी। मिस सल्दाना के क्लास में विद्यार्थियों की उपस्थिति हमेशा 100% रहा करती थी। उन्हें सब सुनते कम, देखते ज़्यादा थे। दूसरे क्लास के विद्यार्थी भी उनके लेक्चर में आ बैठते थे। उन्होंने भी एक दिन हिया को स्टाफ रूम में बुलाकर बहुत समझाया था। बताया था कि नील उसके लिए ठीक लड़का नहीं है, वो उसकी संगति छोड़ पढ़ाई में मन लगाए। उनके सामने तो हिया चुपचाप सर हिलाती रही थी, मगर बाहर आकर मुंह बनाया था, बढ़िया ही समझाने वाली। ट्रिलियम्स के लगभग सारे पर्चे उसके खराब हो गए थे। वो तो गनीमत थी कि माँ गांव गई हुई थी, वरना उसकी अच्छी खासी मरम्मत हो जाती। माँ परीक्षा के समय उसे इस तरह कभी छोड़कर नहीं जाती, मगर दादी की बीमारी की खबर आ गई थी। घर में उनके ना होने की वजह से उसे और ज़्यादा छूट मिल गई थी। पापा सारा दिन दफ्तर में रहते, उनके पीछे अब नील छिप छिप कर घर में भी आने लगा था। उसकी मांगों के साथ साथ उसकी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। हिया उसके सामने बेबस होकर रह जाती। उसे किसी बात के लिए ना करना उसके वश की बात नहीं रह गई थी। परीक्षा के बाद फिर एक दुर्घटना घटी। बीए दूसरे वर्ष में पढ़ने वाली काम्या महाजन अपने 3-4 दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी, जहां उसके कोल्ड ड्रिंक्स में कोई नशीली चीज़ मिलाकर कुछ लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया था। यही नहीं, बलात्कार के बाद गला घोंटकर उसे जान से मार भी दिया था। अंजुना बीच में दूसरे दिन उसकी लाश पाई गई थी। इस घटना से कॉलेज के बच्चों में सनसनी फैल गई थी। किस बेरहमी से उसकी जान ली गई थी। बाद में उसकी हत्या के जुर्म में जिन 3 लड़कों को पकड़ा गया था, वे सब ब्राउनी यानी ड्रग लेने वाले पाए गए थे। कॉलेज के ही नहीं, स्कूल के बच्चे भी आजकल ड्रग के शिकार होते जा रहे थे। स्कूल के आसपास आइसक्रीम, चाट आदि बेचने वाले बच्चों में पहले ड्रग की आदत डालते, फिर उन्हें ड्रग बेचते। कुछ दिन पहले ही प्रिंसिपल ने कॉलेज हॉस्टल से 2 लड़कों को इस वजह से निकाल बाहर किया था। वे रातों को किसी सुनसान जगह में या हॉस्टल की छत पर बैठकर ड्रग लेते थे। हॉस्टल से निकाले जाने के बाद उनमें से एक लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और अब उसका इलाज चल रहा था। इन सारी घटनाओं ने हिया को बेहद परेशान कर दिया था। लेट नाइट पार्टियों के प्रति वो सशंकित हो उठी थी। वहाँ भी उसने अपने दोस्तों को ड्रग सिगरेट में डालकर पीते हुए या रुपहली पन्नियों में लेकर उसे नस्वार की तरह सूंघते हुए देखा था। नील ने बहुत जिद की थी, मगर उसने नहीं ली थी। सबने कहा भी था, लेकर देख, एकदम जन्नत में पहुंच जाएगी। इन दोनों उसकी परेशानी का एक कारण और भी था। उसका पीरियड 2 महीने से मिस हो रहा था। कॉलेज में मिस इवान की फेयरवेल पार्टी में उसने दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर एक मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उसे बांस की लाठियों के बीच बहुत कूदना पड़ा था। उसे लगा था इस वजह से उसके पीरियड में देर हो रही थी, मगर देखते देखते जब दूसरा महीना भी आकर गुजर गया तो चिंतित हो उठी। अब रह रहकर जी भी मिचलाने लगा था, मन कच्चा हो रहा था, हमेशा गुस्सा और रोना आता रहता था, बात बेबात चिढ़ भी आती। जब भी घर में या कहीं से तलने भुनने की गंध आती तो उसे उल्टी हो जाती। इसी चक्कर में वो कई दिनों तक कॉलेज लाइब्रेरी भी नहीं जा पाई थी। थोड़े दिन बाद उसकी खोज खबर लेने जेसिका उसके घर चली आई थी। उस समय वो चुपचाप बिस्तर में लेटी हुई थी। उसे देखकर जेसिका को बहुत हैरत हुई थी। अरे, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? जेसिका ने तो मजाक में कहा था, मगर उसकी बात सुनकर हिया एकदम से भरभरा कर रो पड़ी थी। उसे इस तरह रोते देख जेसिका घबरा उठी थी। अरे रे, रोती क्यों है, मैं तो मजाक कर रही थी। मगर फिर उसकी सारी बातें सुनकर वो भी गंभीर हो गई थी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जेसिका फार्मेसी जाकर प्रेगनेंसी किट खरीद लाई थी। टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया था। हिया के होश उड़ गए थे। जेसिका भी चिंतित हो उठी थी। मामला संगीन था। हिया को शांत करना कठिन हो गया था उसके लिए। वो रोते हुए बांस के पत्ते की तरह थरथरा रही थी। माँ कुछ ही दिनों में वापस आने वाली थी गांव से। साथ में बुआ जी भी आ रही थी। बोर्ड की परीक्षा में भी ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। बहुत सोच विचार कर जेसिका ने सलाह दी थी कि पहले नील से बात की जाए, देखो वो क्या कहता है। मगर 1000 कोशिशों के बाद जब हिया ने किसी तरह से फ़ोन पर बात की थी, सारी बात सुनकर वो देर तक चुप रह गया था। फिर किसी तरह खांसते हुए कहा था वो जल्द ही इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई रास्ता निकाल कर उसे फ़ोन करेगा।
हिया इसके बाद बेसब्री से उसका इंतज़ार करती रही थी, मगर नील ने दोबारा मुड़कर उसे फ़ोन नहीं किया था। वो जब भी उसे फ़ोन करने की कोशिश करती उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही मिलता था। दिन बीतने के साथ साथ उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम बंद पड़ गई थी। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। बस एक जेसिका का ही सहारा था, और एक दिन जेसिका ने आकर बताया था कि अंजुना की बीच पार्टी में ड्रग बेचते हुए नील गिरफ्तार हो गया था। हिया को पता था अच्छी बॉडी के कारण नील ऐसी पार्टियों में बाउंसर की हैसियत से जाया करता है, मगर वो ड्रग भी बेचता था। सुनकर हिया को गशी आ गया था। आखिर जेसिका ने और कोई रास्ता न देखकर अपने बॉयफ्रेंड शिवेन से बात की थी। शिवेन की कोई मुंह बोली भाभी एक प्राइवेट क्लिनिक में नर्स थी। उस क्लिनिक का डॉक्टर चुपचाप अबॉर्शन करने के लिए तैयार हो गया था। उसने 2-4 दिन के भीतर अबॉर्शन करवा लेने के लिए कहा था, क्योंकि गर्भ 3 महीने से ज़्यादा का हो गया था। अबॉर्शन के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। हिया के पास सिर्फ 1,000 रुपये ही थे। बाबूजी उसे जेब खर्च के लिए रोज़ 20 रुपये देते थे, जो उसके लिए कम पड़ते थे। उसने अपनी गुल्लक तोड़ कर देखी थी। ढेर सी रेजगारी गिनकर 700 रुपये और मिले थे। और कोई रास्ता न देखकर उसने अपने कान के सोने के बुंदे उतार कर शिवेन को बेचने के लिए दे दिए थे। माँ के सामने इसके लिए क्या बहाना बनाना है, ये बाद में सोचा जाएगा। उन्हें बेचकर और 5,000 का बंदोबस्त हो गया था। जेसिका ने भी 1,000 रुपये उधार दिए थे। शिवेन की भाभी के कहने पर डॉक्टर बाकी पैसे बाद में लेने को तैयार हो गया था। बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 7 दिन रह गए थे। माँ और बुआ गांव से आ गई थी। हिया की हालत देखकर दोनों चौंके थे। हिया ने पढ़ाई के टेंशन का बहाना बनाया था। वो अक्सर अपने कमरे में बंद रहती। उसे बुआ की भेदती नज़रों से डर लगता। उसे प्रतीत होता जैसे बुआ उसे आर पार देख रही हैं। अपने कमरे के एकांत में पड़ी पड़ी वो चुपचाप रोती रहती थी। ऐसे में उसे नील की बहुत याद आती थी। उसने उसे एक बार मुड़कर फ़ोन नहीं किया। अकेली मरने के लिए छोड़ दिया था। गिरफ्तार तो उसके कई दिन बाद हुआ था। आखिर वो भी दूसरे मर्दों की तरह निकला। उसे उससे प्यार नहीं था, सिर्फ जिस्म की भूख थी। वो जितना सोचती उतना ही उसके दुख बढ़ जाते। जेसिका ने इस बीच आकर बताया था डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है, 7 तारीख की सुबह तक ही लौटेगा। उसी दिन दोपहर को उसका अबॉर्शन हो पाएगा। सुनकर हिया परेशान हुई थी। 8 तारीख से उनकी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी, मगर किया क्या जा सकता था। अबॉर्शन तो करवाना ही था। तय हुआ था जेसिका के घर जाकर पढ़ाई करने का बहाना करके वो घर से निकलेगी और डॉक्टर के क्लिनिक जाकर अबॉर्शन करवा लेगी। शिवेन की भाभी ने बताया था ऐसी चीज़ें बहुत आसान होती हैं और 2-4 घंटे आराम करके वो घर जा सकती है। 7 तारीख को सुबह जेसिका के साथ घर से निकली थी। माँ ने बहुत बुरा माना था, मना भी किया था। बुआ भी उनका साथ दे रही थी, मगर किसी तरह उन्हें मना कर वो घर से निकली थी। गली के मोड़ पर शिवेन उनके लिए इंतज़ार कर रहा था। तीनों साथ क्लिनिक पहुँचे थे। क्लिनिक में शिवेन की भाभी ने उनका स्वागत किया था। हिया बुरी तरह घबराई हुई थी। उसे रह रह कर रोना आ रहा था। जेसिका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीगी हुई थीं। जेसिका और शिवेन को पढ़ाई के लिए लौटना था। भाभी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे सब संभाल लेंगी और हिया का ध्यान रखेंगी। जेसिका और शिवेन के जाते ही हिया का दिल बुरी तरह घबराने लगा था। न जाने क्यों अचानक उसे माँ की याद आने लगी थी। जी चाह रहा था किसी तरह वो अपनी माँ तक पहुँच जाए और उनकी गोद में छिप जाए। ये क्लिनिक एक निहायत गंदी अंधेरी गली में था। वहाँ का वातावरण भी बहुत दमघोटू और उदासी भरा था। बीमार मरीजों की भीड़, चिड़चिड़ी नर्सें, बदतमीज़ वार्ड बॉयज़, दवाई, डेटॉल, फिनाइल की गंध और इधर उधर से यदा कदा आती कराहने की आवाज़ें। शायद ओटी में किसी की डिलीवरी हो रही थी। रह रह के उसकी तेज चीखें सुनाई पड़ रही थीं। एक कोने में कोई सिसक सिसक कर रो रहा था। नर्सों की बातों से लग रहा था किसी का नवजात बच्चा मर गया है। ये बच्चे होते क्या हैं? भीगे हुए रुई के नर्म गोले आग लगाते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं, या गर्मी में ओस की बूंद की तरह पिघल जाते हैं। बस सुनकर उसने अनायास अपने तलपेट पर हाथ रख लिया था। थोड़ी देर बाद सफ़ेद तौलिए में लपेटकर एक खिलौने से बच्चे को कुछ लोग रोते सिसकते हुए ले गए थे। यह दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाकर किसी तरह बैठी हुई थी। जाने कितनी देर बाद आकर शिवेन की भाभी उसे ओटी में बुला ले गई थी। नीला गाउन पहनकर ऑपरेशन टेबल पर लेटकर वो अपने आसपास चलती गहमा गहमी को महसूस कर रही थी।
उसे अबॉर्शन के लिए तैयार किया जा रहा था। यूनिफॉर्म में नर्सें, बगल की मेज पर सजे तरह तरह के औजार, चाकू, छुरियां, बर्तन, दवाइयाँ, सर के ऊपर स्पॉट लाइट्स, फुसफुसाती आवाज़ें, दवाई की उग्र गंध। देखते सुनते हुए उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे थे। जाने क्या क्या याद आया था उसे उस पल। अपना बचपन, अपनी प्रिय गुड़िया, बाबूजी, माँ, नील, उसका पहला चुंबन, समंदर की सुनहरी लहरों पर उबती चुभती सपना वासु की उनकी लाशें। उसकी भरी हुई आंखों में एक परी का सफ़ेद अक्स लहराया था। उसे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देते हुए वो गुनगुना कर कह रही थी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम एक अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। और हिया सचमुच एक अच्छी बच्ची की तरह अपने सारे सपनों और दुख के साथ चुपचाप सो गई थी। आज बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। कॉलेज कैंपस में चारों तरफ चहल पहल है। सभी के हाथों में खुली किताबें हैं, आंखों में जगार और चेहरे पर तनाव। राहत को गोवा बोर्ड में प्रथम आना है। वो पूरी तरह से तैयार है, फिर भी तनाव में है। रतन नर्वस हो रहा है। वो किसी भी तरह खराब रिजल्ट नहीं कर सकता। उस पर उसकी 3 बहनों की जिम्मेदारी है। रोशन अपनी स्पोर्ट्स कार में आया है और कैंटीन में बैठा मस्ती कर रहा है। पढ़ाई का उसे कोई टेंशन नहीं। आगे चलकर उसे अपने बाप का जमा जमाया बिजनेस संभालना है। ऋतु की आंखें उसके मोटे चश्मे के फ्रेम के पीछे पढ़ पढ़ कर सूझ गई हैं। उसे बहुत पढ़ना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। मौज मस्ती के लिए तो उम्र पड़ी है। अभी आलतू फालतू चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना उसे। परीक्षा शुरू होने में थोड़ी देर रह गई है, मगर एक कोने में बैठी हुई जेसिका अपने सामने फैली हुई किताब में किसी भी तरह ध्यान नहीं लगा पा रही है। उसकी आंखों के सामने रह रह कर हिया का चेहरा घूम रहा है। जाने कैसी है वो। दूसरी तरफ हिया के बाबूजी और माँ हिया की डायरी में जेसिका का फ़ोन नंबर ढूंढते फिर रहे थे उसे फ़ोन करने के लिए। हिया ने उसके साथ जाने के बाद कल दोपहर के बाद एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। जेसिका का घर कॉलेज के पास था। हो सकता है हिया वहीं से कॉलेज चली जाए परीक्षा देने के लिए। ऐसा उसने पहले भी किया है, मगर उसे फ़ोन तो करना चाहिए था एक बार। सुबह देर तक रास्ता देखने के बाद अब वे परेशान हो रहे थे और हिया के बाबूजी हिया की माँ को ये कहते हुए डांट रहे थे कि उन्होंने जेसिका का फ़ोन नंबर कहीं लिखकर क्यों नहीं रखा। और इन सब से दूर एक अंधेरी गली के छोटे से क्लिनिक के ऑफिस में शिवेन की भाभी कांपते हाथों से जेसिका का नंबर डायल कर रही थी। कल तक तो उसने किसी तरह उसे ये बोलकर बहला लिया था कि हिया को ज़्यादा रक्तपात हो जाने की वजह से ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उसे आने की ज़रूरत नहीं, वे सब संभाल लेंगी। मगर अब उसे बताना ही पड़ेगा कि अपने अजन्मे बच्चे के साथ हिया भी मर गई है। वो जाकर हिया के परिवार को सूचित कर दे। इसी क्लिनिक के एक तरफ सीलन और गहरे सन्नाटे भरे अंधेरे कॉरिडोर के आखिरी छोर पर स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़े से ढकी एक ठंडी लावारिश लाश पड़ी है, सर से पांव तक निचुड़ी हुई, एकदम जर्द, रक्त शून्य। उसकी कोख के साथ उसके सीने का पिंजरा भी खाली हो गया है। अब ना उसमें सांसें हैं, न जीवन, ना कोई सपना, सब बीत गया है। शेष कुछ नहीं अब यहाँ, ना बसंत और ना उसकी प्रतीक्षा ही। किसी को अब तक पता नहीं इस साल की गिनती में एक मौसम कम पड़ गया है। बसंत बिना जीवन की देहरी उतरे दबे पांव वापस चला गया है, शायद फिर कभी ना लौटने के लिए। मगर मृत्यु की इस अडोल अझेल चुप्पी के बीच जाने कैसे किशोर हिया की 2 खूबसूरत आंखें अभी भी जिंदा हैं और उनमें मचलते समंदर की सुनहरी लहरों में वो स्पष्ट देख रही हैं 2 उबती चुभती लाशें, एक उसकी एक दूसरी। वो अपने पहले चुंबन को अभी भी नहीं भूली है। वो उसके मृत होंठों पर जीवित है। आप सुन रहे थे जयश्री रॉय की लिखी हुई बेहद मर्मस्पर्शी कहानी कांच के फूल। कहानी हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ किशोरों और विद्यार्थियों के लिए शिक्षाप्रद भी है। आशा है कहानी आपको भी जरूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।